नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और बीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आज आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के टॉप 100 एमसीक्यूज यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2026-27 का ये मॉडल पेपर है, यानी 26-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर भी अब की बार ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है माँ पाटेश्वरी का भी ऑब्जेक्टिव हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए इंपॉर्टेंट है। माँ शाकुंभरी सहारनपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। एमजे पीआरयू बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय है जिनकी परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान, जैसे कि प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। हो सकता है आपकी बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल भी ऑब्जेक्टिव करवा ले, तो उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव हो परीक्षा चाहे लिखित हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, और माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। क्लियर। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पेपर का नाम है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है। मॉडल पेपर है 2026-27 का। इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 16 मतलब ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का, और ये 2026-27 की परीक्षा के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ। आपकी परीक्षा में सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे अगर आप इन विश्वविद्यालय से हैं तो। चले, पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो जी थे, इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया था। इसी को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, चूंकि इसके अध्यक्ष जो थे विश्वविद्यालय आयोग के, यही राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव जो थे वो थे निर्मल कुमार सिद्धांत जी। निर्मल कुमार सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन के मतलब की बात की निर्मल कुमार सिद्धांत की, यानी कि एन के साहब, ठीक है, एन के कुमार सिद्धांत, एन के सिद्धांत इस महत्वपूर्ण आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसकी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सजेस्टेड टू इस्टेब्लिश टू, यानी कि इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो राधा कृष्णन साहब ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रकार से ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा की फंडिंग और मानकों के लिए यूजीसी जैसे निकाय की स्थापना की गई थी। ये बेसिकली ब्रिटेन वगैरह में हुआ करता था, उसी को देख करके हम लोगों ने भी किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, सर्वप्रथम शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किसने दिया? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना पाए और केंद्र सरकार भी कानून बना पाए, ऐसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें शिक्षा को शामिल किया गया था। कोठारी कमीशन का एक प्रकार से रिपोर्ट थी। हालांकि औपचारिक रूप से 1976 के 42वें संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जब इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, उस दौरान इसको लागू किया गया था। शिक्षा को मतलब शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था इसी समय। लेकिन वैचारिक आधार पर आयोगों की चर्चा जो हुई थी वो कोठारी आयोग से ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे बेटा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा जाएगा, लक्ष्मण स्वामी मोदालियर। ठीक है, पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1952 से 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का ढांचा सुधार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था।
डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य या माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक है। नेतृत्व गुणों का विकास करना ये भी उद्देश्य है। व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना ये भी इसका उद्देश्य है। यानी सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी बताइएगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल एजुकेशन, ठीक है, क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का हिंदी में, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1961 को स्कूल की शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना करी गई है। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, 1961 में इसकी स्थापना हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम सभी स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम सभी स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति का सुझाव दिया था मुदालियर कमीशन ने, मुदालियर आयोग ने, ठीक है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर जो है मुदालियर आयोग ने बल दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रस्तुत किया? 9वां नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रस्तुत किया? तो 20 जून 1966 को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 जून 1966। डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। ये बात ध्यान, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक से अपनी विस्तृत रिपोर्ट को सौंपा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र में संपूर्ण शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो वुड का जो घोषणा पत्र है बेटा, उसमें बताएं वुड के घोषणा पत्र में संपूर्ण शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो 5 स्तरों में इसको बांटा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा के 5 स्तर बताए थे। पहला स्तर था प्राथमिक, दूसरा मिडिल, तीसरा था हाई स्कूल, चौथा था कॉलेज वाला और 5वां था विश्वविद्यालयी शिक्षा। इस तरीके से 5 स्तर बताए थे चार्ल्स वुड ने, ठीक है। शिक्षा का प्रसार नीचे से ऊपर की ओर एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राष्ट्रीय शिक्षा की संरचना 10+2+3 का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? 10+2+3 का सर्वप्रथम सुझाव दिया था कोठारी कमीशन ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले कक्षा 10 पढ़ो, फिर 12, फिर 2 साल और 12, फिर 3 साल जो है आप विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करो, यानी कि कॉलेज में पढ़ो। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 से 66 के दौरान इसकी सिफारिश आई थी। पूरे देश में शिक्षा का ढांचा एक समान होना चाहिए कहा गया था। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की बात और 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करी गई थी और 3 साल की स्नातक की डिग्री की बात करी गई थी। इसको 10+2+3 में बांटा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किंडर गार्टन संबंधित है। किंडर गार्टन, किंडर माने होते बच्चा, ठीक है, और गार्डन माने होता बगीचा। गार्डन शब्द जो है गार्टन से बना हुआ है, तो किंडर गार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। यानी स्कूल जो है वो बगीचे टाइप का होना चाहिए बच्चों, ताकि बच्चे वहाँ पर खेलें जा करके। किंडर गार्टन एक जर्मनी का शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों का बगीचा। शुरुआती दौर में फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इसकी शुरुआत करी थी। छोटे बच्चों के लिए खेल कूद और गतिविधियों के माध्यम से सीखने की बात कही थी। तो पूर्व प्राथमिक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है किंडरगार्टन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मांटेसरी स्कूल के प्रणेता कौन थे? आज जैसे किंडर जो है आप लोग खाते हैं तो बच्चों के लिए ही है, ठीक है, बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए ही है। मांटेसरी स्कूल के प्रणेता मारिया मांटेसरी, उन्हीं के नाम पर मांटेसरी स्कूल चला था, बीच में आपने देखा खूब बड़ा फेमस हुआ था। मारिया मांटेसरी जो थी वो इटली की थी, एक चिकित्सक भी थी और शिक्षा शास्त्री भी थी। वो मांटेसरी पद्धति विकसित करी उन्होंने शिक्षा को लेकर के। बच्चों की प्राकृतिक रुचियों को, उनके स्वतंत्र विकास पर इन्होंने जोर दिया। विशेष रूप से
जो सेंसरी मटेरियल्स होते हैं, जो शिक्षण सामग्री होती है, उनका प्रयोग भी उन्होंने मांटेसरी मेरिया मतलब मारिया मोंटेसरी ने किया था। तो मारिया मोंटेसरी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो वो हैं फ्रोबेल महोदय, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताएं दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी हैं, बताएंगे। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की अगर बात की तो पूर्व प्राथमिक देखें, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी भी है, अभिभावकों में जागरूकता की कमी भी है और उद्देश्यों की अस्पष्टता, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं झलकता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ये तीनों समस्याएं हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आईसीडीएस कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आईसीडीएस कार्यक्रम बताएं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहा जाता है आईसीडीएस को। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या? आई माने इंटीग्रेटेड, सी माने चाइल्ड, डी माने डेवलपमेंट, एस माने होता है आपका सर्विसेज। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर की डेट को महात्मा गांधी की जयंती के दिन, जन्मदिन के दिन उनको शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था बच्चों का पोषण किया जाए और पूर्व स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका चुका पूर्व बाल्यकाल देखभाल। प्रश्न है, पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा योजना प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया था? तो पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, जिसको आप ईसीसी कहते हैं, इस योजना का जो प्रारंभ किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 ने 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए ठोस नीति बनाने की बात करी थी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू, इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था करी गई थी। डिस्टेंस लर्निंग की बात करी गई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने, एजुकेशन के कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के और ऐसे लिखित के भी मिल जाएंगे आपको। जिन बच्चों को प्राप्त करना है पीडीएफ नोट्स, वो एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एसएमएस कीजिएगा दोस्तों, किस पर? इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9984-039-139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भी भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। जैसे इतना लिख करके आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और लाइव क्लास की लिंक आपको सेंड की जाएगी। वहीं पर क्लास में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको इकट्ठा मिलते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। पीडीएफ नोट्स आपको और कहीं पर नहीं मिलता है तो ये ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पर आपको मिलेगा और किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नंबर ही आपका अब ऑफिशियल नंबर रहा है। ठीक है, पुराना नंबर जो था वो बंद हो गया है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा 9984-039-139। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर से इसमें आप जुड़ते आ रहे हैं और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपका जो को करिकुलर कोर्स है उसका भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए चीज़ों और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आपकी फटाफट से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्राथमिक शिक्षा कब मूल अधिकार बनी? बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा कब मूल अधिकार बनी थी? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या? प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो है कर दी गई थी। ये मौलिक अधिकार था बच्चों का कि अगर ये नहीं मिलता तो आप केस भी कर सकते हैं। पहले जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल था, फिर इसको अनुच्छेद 51 के का में भी जोड़ा गया। आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में, सभी में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य भी होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे पढ़ाने के लिए। 19 नंबर, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कानून 2009 में बना था, लेकिन पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके उस समय 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, अब तो लागू हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापी की अवधारणा क्या है, बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापी की अवधारणा क्या है इनमें से? तो ये अवधारणा स्कूलों को सर्वव्यापी बनाना, नामांकन को सर्वव्यापी बनाना और बालकों की धारणा को सर्वव्यापी बनाना। बिल्कुल राइट आंसर है तीनों, डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 21 नंबर के बाद में 21 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या आशा है? अपव्यय का मतलब होता है क्लास हो रही है या फिर आपका जो है सत्र चल रहा है और बीच सत्र से ही विद्यालय को बच्चा कोई छोड़ दे, नहीं कक्षा 2 में है और 2 पूरा पढ़ाई ना करे, आधे में ही छोड़ दे पढ़ाई, उसी को अपव्यय कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच सत्र से विद्यालय को छोड़ देना ही अपव्यय कहलाता है। ठीक है, अपव्यय जो होता है उसका अर्थ है किसी बच्चे का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देना। इससे समय, धन और प्रयासों की बर्बादी होती है। जबकि एक ही कक्षा में अगर कोई बच्चा बार बार फेल होता है उसको अवरोधन कहा जाता है। तो अवरोधन और अपव्यय ये प्राथमिक शिक्षा की बड़ी समस्या रही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है, एक ही कक्षा में व्यक्ति जो है अपव्यय का मतलब होता है कि वो बच्चा कक्षा 2 में है तो कक्षा 2 आधे पर ही छोड़ दे और पढ़ाई ना करे, अपव्यय हो गया। अवरोधन क्या होता है कि अगर कक्षा 2 में वो पढ़े, पेपर भी दे, लेकिन वो फेल हो जाए, फिर कक्षा 2 में ही पढ़े, फिर पेपर दे, फिर फेल हो जाए, तो उसको अवरोधन कहते हैं। ठीक है, तो ये अतिलघुत्तरी में भी प्रश्न पूछा था लिखित परीक्षा में कि अपव्यय और अवरोधन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए? 22 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं की अगर बात की जाए तो 1987 में शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें जो है 2 बड़े कमरे, श्यामपट्ट, मानचित्र और खेल सामग्री सब होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य? मध्याह्न भोजन मतलब कि जो दोपहरिया का भोजन मिलता है, मिड डे मील कार्यक्रम। तो मिड डे मील कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है कि नामांकन दर को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो है लोग जाए, ताकि भोजन मिलता है वहाँ पर। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अलग अलग मेन्यू पे खाना बनना चाहिए स्कूलों में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान कब मतलब कि जो है शुरू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, SSA के नाम से जानते हैं इसको। 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन से, माध्यमिक स्तर पर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? माध्यमिक स्तर पर सबसे बड़ा जिले का अधिकारी जो होता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, DIOS जिसको आप कहते हैं। DIOS ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। ठीक है, ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। वहीं BSA की अगर बात की तो एक होता है BSA। BSA की अगर बात की तो BSA क्या होता है? BSA जो होता है प्राथमिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है BSA। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये बात बेसिक एजुकेशन अधिकारी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका, कोठारी आयोग ने 10+2+3 संरचना में किसी शिक्षा का व्यवसायीकरण उपयोगी माना है? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। कोठारी कमीशन ने 10+2+3 का जो है अवधारणा दी थी शिक्षा को लेकर के, तो इसमें +2 को जो है उन्होंने क्या माना है? छात्रों का व्यवसायिक इलाका माना है +2। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का संस्तुत किया गया था? नवोदय विद्यालय योजना की संस्तुति नई राष्ट्रीय नीति आई थी 1986 की, उसमें किया गया था नवोदय विद्यालय की व्यवस्था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पर मेधावी छात्रों को निःशुल्क में शिक्षा दी जाती है। जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है और पास हो जाता है तो हर जिले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नवोदय विद्यालय। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, BHU, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो ये आपका केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ये तीनों जो है आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति हमेशा कौन होते? कुलाधिपति कौन होता है? वो राज्यपाल होती हैं। राज्यपाल होता है या होती हैं, जो भी हो उस समय। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। उत्तर प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है, ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में स्थित है।
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका भारतीय विश्वविद्यालयों। प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय को उसके संगठन के आधार पर बांटा जा सकता है बेटा 3 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पहला होगा जो है अफिलिएटिंग, दूसरा होगा एकात्मक और तीसरा होगा संघीय। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन से राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति कौन होती हैं, कौन होता है, कौन होती हैं बताएं। तो होता है आपका राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल जो होता है, उस राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है, और वे कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 32 नंबर क्वेश्चन से यूनिवर्सिटीज न्यूज पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। यूनिवर्सिटीज न्यूज पत्रिका का प्रकाशन जो है AIU करता है, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, AIU। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय विश्वविद्यालय संघ करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से भारत में NCERT के कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थित हैं। भारत में NCERT के कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थित हैं। तो 5 स्थित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका कहाँ पर, अजमेर में, दूसरा भोपाल में, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा आपका है मैसूर में और पांचवा है शिलांग में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब हुआ बेटा, 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन NLM राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया था 15 से 35 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको साक्षर बनाया जाए, उनका पढ़ा लिखा बनाया जाए ताकि वो लिखना पढ़ना जाने। 35 नंबर क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा पूरी दुनिया में शिक्षा और साक्षरता के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, बताएं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है NCTE। 1993 में इसको दर्जा मिला था, 1993 में इसको दर्जा दिया गया था, 1993 में। ठीक है, हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी 1973 में ही हो गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक या कानूनी दर्जा जो है वो एक प्रकार से 1993 के अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, यह संस्था करती क्या, शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, टीचर्स को डिसाइड करती है कि टीचर्स बनने योग्य कौन है कौन नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन से विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालीन शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालीन पार्ट टाइम शिक्षा की शुरुआत करी थी कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान, जो घरेलू महिलाएं हैं जो कि शादी हो गई उसके बाद से उनको कुछ कम ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 38 नंबर क्वेश्चन से जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर बहुत अधिक हो जाती है और मृत्यु दर अचानक से कम हो जाती है तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानता। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका 40 नंबर प्रश्न आपका चुका, ब्रेन ड्रेन से क्या मतलब होता है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिभाएं जो अपनी प्रतिभा का पलायन को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर कोई वैज्ञानिक हुआ अच्छा खासा, अमेरिका उसको अपने यहाँ बुला लेता है। ठीक है, या अपने यहाँ पर कोई बढ़िया तरीके से और कोई जो है विद्वान हो उसको अमेरिका उठा लिया। इस तरीके से जो होता है इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो प्रतिभा होती है अपने देश की वो रोजगार के लिए, बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च करने के लिए, अच्छी सुविधाएं करने के लिए वो एक प्रकार से अपने देश में एक प्रकार से अपने देश से छोड़ करके निकल जाते हैं। यानी कि देश में उच्च शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि, देश में उच्च शिक्षित लोगों का पलायन, या देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, या देश में आर्थिक विकास में वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है देश से उच्च शिक्षित लोगों का पलायन होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को ब्रेन ड्रेन, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक ये सब जो है इनको एक प्रकार से अच्छा कुछ मिलने लगता है तो इसी को प्रतिभा पलायन कहते हैं, ब्रेन ड्रेन की अपने यहाँ से चले जाते हैं। 41 ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर दे दें, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, शोध और नवाचार को बढ़ावा दें। इससे कि इसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर रुक जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, अमेरिका में एक रिक्शा चालक जो होता है, जो टेम्पो चलाने वाला होता है, वो भी पता नहीं कितने जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने निकाल लेता है। आप खुद ही सोचो, वहाँ पर जो है एक विकास दिव्य कीर्ति सर का एक जो है अभी जल्द ही में उन्होंने बताया है, कहीं वहाँ पर गए थे तो उन्होंने एक रिक्शे वाले को लेकर के बताया, तो उन्होंने सैलरी उनकी पूछी, तो पूरा बाकायदा से वो बताते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, कि उसने बताया कि भई इतना डॉलर मुझको मिलता है। 1 डॉलर में 90-92 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, खुद ही सोचो, तो आप गुणा कर लो, तो वैसे अगर वो 1000 कमा रहा तो 92,000 रुपए कमा रहा है। 1000 डॉलर कमा लिया तो 92,000 रुपया कमा लिया इंडिया का। समझ रहे हो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए नई संरचना क्या है? 42 नंबर बताएंगे फटाफट से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए नई संरचना क्या है? तो नई संरचना जो बनाई गई थी 5+3+3 की बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली पद्धति थी 10+2 की, वो खत्म कर दी गई है। अब 5+3+3+4 कर दिया गया है, यानी 5 साल फाउंडेशन के। ठीक है, 5 साल फाउंडेशन के, उसके बाद में फिर जो है 3 साल जो है आपका प्री प्रेटरी जिसको बोल सकते हैं, 3 साल यानी कक्षा 2 3 मतलब कि 2 3 4 5। फिर उसके बाद में आप देखते हैं 3 साल आपका 6 7 8, ये हो गया आपका मिडिल क्लास। ठीक है, इसके अंदर चौथा हो गया आपका 9 10 11 12, 4 साल का ये। ठीक है, अच्छा ये 5 साल में क्या होता है, 3 साल तो आपका जैसे कि एक कक्षा 1 से पहले 3 साल नर्सरी केजी वूजी जो कुछ होता है वो सब। ठीक है, और कक्षा 1 और कक्षा 2 इसमें शामिल। 3 4 5 3 में शामिल हो जाएगा, 6 7 8 ये अगले 3 में, फिर 4 में अगले क्या हो जाएगा 9 10 11 12। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखें। 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? 43 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में किन भाषाओं को अपनाने का सुझाव दिया था? तो मातृभाषा, राजभाषा और जो है सह राजभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा। करेक्ट आंसर का जो डी ऑप्शन, इन सभी भाषाओं को उन्होंने दर्जा देने का काम किया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत में 10+2 स्तर को स्कूल शिक्षा का अंग कब स्वीकार किया गया था? 10+2 स्तर को स्कूल शिक्षा का अंग स्वीकार किया गया था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये बात आप ध्यान, कोठारी कमीशन ने मतलब कि ये सुझाव दिया था, लेकिन अपनाया गया था 1986 के दौरान। 1986 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तैयार की गई थी? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, 86 की जो शिक्षा नीति थी उसमें आप देखते हैं बाद में कुछ संशोधन किए गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1992 में ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन से, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की संस्तुति किसने की थी? 47 नंबर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, जिसको आप कह सकते हैं डायट, डायट की स्थापना की संस्तुति की थी किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था, डायट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1986 में। 48 नंबर क्वेश्चन से, कॉमन स्कूल सिस्टम का संप्रत्यय किसने दिया? बताएं। 48 नंबर, कॉमन स्कूल सिस्टम का संप्रत्यय किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कोठारी कमीशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न है, किसने निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न रोगों के उपचार हेतु जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में आपको मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आदि वेद के नाम से भी जानते हैं? आदि वेद के नाम से किसको जानते हैं बेटा? आदि वेद के नाम से जानते हैं हम लोग ऋग्वेद को, पुराना वेद सबसे है ऋग्वेद, इसमें मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, देवताओं की स्तुति मंत्र के बारे में बताया गया है, सबसे पुराना वेद है इसीलिए इसको ऋग्वेद कहा जाता है। अच्छा, अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में बताता है अथर्ववेद। 51 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम काल में शिक्षा एक मुख्य रूप से एक व्यवहारिक उद्देश्य यानी भौतिक सुख पर आधारित था, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों,
52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वैदिक काल में शूद्र बालकों का उपनयन संस्कार का आयोजन होता था। वैदिक काल में शूद्र बालकों का उपनयन संस्कार का आयोजन जो होता था, ये शूद्र बालकों का उपनयन यानी कि वो होता ही नहीं था, यानी कि यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे। ठीक है, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उपनयन का अधिकार था। ठीक है, शूद्रों को औपचारिक वेदों को शिक्षा और उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया था। इनको जो है उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था। 8वें साल ब्राह्मण के बच्चे को, 10वें साल क्षत्रिय के बच्चे को और 12वें साल वैश्य के बच्चे को यज्ञोपवीत धारण करना होता था। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कालीन शिक्षा की प्रसिद्ध विदुषी महिला नहीं है इनमें से। देखिए महिला इनमें से बताएं, दुर्गावती तो एक रानी रही लड़ने वाली, ठीक है, तो ये नहीं रही है। बाकी गार्गी, मैत्री, अपाला, पुष्पा, घोषा, ये सब ऐसी महिलाएं रही जो कि वेद को पढ़ने का अधिकार, वेद को पढ़ा था। लोग कहते हैं महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए नहीं समझ पाते हैं। सारे धर्म ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, कोई धर्म ग्रंथ में कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको स्वच्छता के साथ पढ़ना, उसका नियम विधान पता होना चाहिए पढ़ने का। यज्ञोपवीत धारण करने का विधान पता हो, सब पहन सकते हो यज्ञोपवीत, सभी का होता है यज्ञोपवीत। शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है क्या? बहुत सारे शूद्रों का यज्ञोपवीत हुआ है, लेकिन लोग उसको नहीं जान पाते, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर वैसा कर्म करेंगे तो सभी का यज्ञोपवीत होगा। महर्षि वेदव्यास, उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, उन्होंने वेद ग्रंथ ही लिखा, वेद का संकलन किया। वो शूद्र जाति के थे, तो क्या उनको मतलब वेद जिन्होंने लिखा उनको अधिकार नहीं है छूने का? सबको अधिकार है। ठीक है, यज्ञोपवीत धारण करता है। अगर एक ब्राह्मण का बच्चा भी यज्ञोपवीत नहीं धारण करता है तो उसको भी वेद छूने का अधिकार ही नहीं है वो, ये सिस्टम चलता है। 54 नंबर क्वेश्चन से उपसंपदा संस्कार संबंधित है। उपसंपदा संस्कार किससे संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवज्जा संस्कार होता है। पवज्जा संस्कार शिक्षा की शुरुआत में दिया जाता है और उपसंपदा संस्कार तब होता है जब भिक्षु अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है और अस्थायी रूप से संघ का सदस्य बन जाता है, तो उसको बोलते हैं उपसंपदा संस्कार। और पवज्जा शिक्षा की शुरुआत में ही पवज्जा संस्कार के द्वारा उसको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि ऐसे बोल करके उसको शामिल किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन से, दो वेदों के जानकार को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी जाती थी पहले? दो वेद का जो व्यक्ति जानकार हो जाता था उसको बसु कहा जाता था। बेटा क्या कहते थे? दो वेदों के जानकार को बसु कहते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक वेद के ज्ञाता को, एक वेद का जो ज्ञाता होता था उसको स्नातक, एक वेद अगर आप जानते हैं तो आप स्नातक की उपाधि आपको मिल जाती थी। दो वेदों के ज्ञाता तो बसु कहा जाता था। तीन वेदों का ज्ञाता जो होता था बेटा उसको रुद्र कहते थे। तीन वेदों के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। और चार वेदों का जो ज्ञाता होता था उसको बेटा आदित्य कहते थे। तो आदित्य जो होता था, हे आदित्य, आदित्य के कई ऋषि मुनि बोलते नहीं थे हे आदित्य। देखिए विश्वामित्र वगैरह को आप देखते बोलते नहीं थे, तमाम सारे ऋषि लोग। जिस ऋषि को आदित्य बोला जाता था वो मतलब चारों वेदों का ज्ञाता हुआ करता था, ये बात ध्यान रखें। तो एक वेद स्नातक बोलते थे, दो वेद बसु बोलते थे, तीन वेद रुद्र बोलते थे, चार वेद आदित्य बोला जाता था। 56 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में पाठ्यक्रम का स्वरूप था। वैदिक काल में पाठ्यक्रम का स्वरूप जो था वो कैसा था? परा विद्या और अपरा विद्या, दो प्रकार की विद्याएं होती थी। परा क्या है भैया? अपरा क्या? परा विद्या मतलब जिसमें आपको भगवान के बारे में बताया जाए, पारलौकिक ज्ञान दिया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, जो मोक्ष प्राप्ति से रिलेटेड हो, ऐसा ज्ञान परा विद्या का ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब होता है जिससे भौतिक ज्ञान दिया जाए, जैसे समाज शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाए, कला के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाए, तो ये सब आपका अपरा विद्या है। तो वैदिक काल में परा विद्या और अपरा दोनों विद्या आपको दी जाती थी। परा माने पारलौकिक शिक्षा यानी कि आध्यात्म के लिए शिक्षा, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अपरा यानी कि जो आजकल की शिक्षा है वो टाइप की, जिसमें समाज के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में बताया जाए। बौद्ध काल में बालक का पवज्जा संस्कार का आयोजन किस वर्ष होता था? पवज्जा संस्कार, पवज्जा संस्कार जो होता था बेटा, ये घर से बाहर जाना को ही पवज्जा कहते हैं। 8 साल की अवस्था में जब बच्चा अपना घर छोड़ करके बौद्ध मठ में जाता था, परिवार को त्याग करके मठ में शिक्षा पाने के लिए प्रवेश करता था, उसी को पवज्जा संस्कार कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं गुरुकुल परंपरा में, आप देखते हैं जब गुरुकुल में बच्चे जाते तो वो भी एक संस्कार था, उसी पैटर्न पर बौद्धों में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन से, गुरुकुल में रहने वाले छात्र बालक को जाना जाता है। ऐसे छात्र जो गुरुकुल में रहा करते थे पहले, गुरुकुल में रहने वाले छात्र को जाना जाता है। उन्हीं को क्या बोलते थे? अंतेवासी। अंतेवासी, गुरुकुल में गुरु के समीप रह करके विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। सामनेर एक शब्द यहाँ पर आपको मिल रहा है। सामनेर क्या होता था?
सामनेर शब्द बौद्ध काल में प्रयुक्त होता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन से समावर्तन संस्कार का आयोजन होता है। समावर्तन जैसे आजकल होता है, जिसको आप कह सकते हैं दोस्तों क्या, समावर्तन संस्कार मतलब होता है कि शिक्षा प्राप्त करने करके मठ से या गुरुकुल से अपने घर को लौट करके आना, उसी को बोलते थे समावर्तन संस्कार। ठीक है, घर वापस लौटना। जब छात्र अपनी ब्रह्मचर्य और शिक्षा की अवधि पूरी कर लेता था, तब गुरु उसे स्नान करवाता था और उपदेश देता था, और गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए एक बढ़िया जानकारी देता था और भेज देता था, घर जाओ वापस। ठीक है, यानी जैसे आजकल होता है यूनिवर्सिटीज में, कौन सा संस्कार होता है, वो समावर्तन संस्कार का ही एक अंग है, जिसको आप कह सकते हैं दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन। 60 नंबर क्वेश्चन से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बेटा कौन? महात्मा बुद्ध, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध इनका नाम था, बाद में इनका नाम महात्मा बुद्ध हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन 10 सिख पदानी से संबंधित नहीं है? 10 सिख पदानी, संपत्ति का संग्रह करना, ये संबंधित नहीं है। बाकी सत्य बोलना, अहिंसा, ये 10 सिख पदान से रिलेटेड है, जबकि संपत्ति का संग्रह करना ये नहीं बताया जाता है। बौद्ध धर्म में 10 सील या 10 सिख पदानी का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसमें अपरिग्रह यानी जो है यानी संपत्ति का संग्रह ना करना शामिल था। ठीक है, अपरिग्रह शामिल था। ठीक है, जबकि संपत्ति का संग्रह करना शामिल नहीं था। 62 नंबर क्वेश्चन से शरणत्रयी संबंधित है। शरणत्रयी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों से संबंधित है। इसी को शरणत्रयी कहा जाता है। जब कोई बच्चा बौद्ध बनता था या भिक्षु मठ में शामिल होता तो बुद्धम ये सब बोलता कि मैं बुद्ध की शरण में आ रहा हूँ, मैं धम्म की शरण में आ रहा हूँ, मैं संघ की शरण में आ रहा हूँ। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। 63 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण संस्था नहीं है? 63 नंबर, बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण संस्था कौन सी नहीं है? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी ये वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली है, बौद्ध काल की नहीं। बौद्ध काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको मिलेंगे। गुरुकुल वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन से मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ जो होता है बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार के ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बालक की आयु 4 साल 4 महीने और 4 दिन जब बच्चा हो जाता है मुसलमान का लड़का, तो जो है उसको बिस्मिल्लाह ख्वानी नाम की एक रस्म होती है, उसको करा जाता है और उसके बाद में उसको शिक्षा शुरू उसकी करी जाती है। 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा होने के बाद में बिस्मिल्लाह खानी नाम की एक रस्म करी जाती है, उसके बाद में उसको शिक्षा पढ़ने का अधिकारी बना दिया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा जो होती थी मकतब में दी जाती थी। किसमें? मकतब में प्राथमिक शिक्षा और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मकतब शब्द अरबी भाषा का कुतुब शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है लिखना। यहाँ बच्चों को अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था, प्राथमिक शिक्षा दी थी, और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। 66 नंबर क्वेश्चन से मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? बताएंगे। 66 नंबर, मुस्लिम काल में 66 नंबर प्रश्न क्या है? मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को उपाधि दी थी काबिल की उपाधि। काबिल, कामिल या काबिल बताएं? काबिल या कामिल? हाँ, आलिम। धर्मशास्त्र के छात्रों को आमिल कहते थे। ठीक है, आमिल धर्मशास्त्र के जो है जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ता था उसको आलिम कहते थे। ठीक है, और तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र का जो छात्र होता था उसको फाजिल कहते थे। कामिल की अगर बात की बेटा, कामिल कामिल कहा जाता था, काबिल कहा जाता था जो एक प्रकार से साहित्य के छात्र होते थे उनको कामिल कहा जाता था। ठीक है, साहित्य के छात्र को काबिल या कामिल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलिम धर्मशास्त्र के अध्ययन को, फाजिल दर्शन शास्त्र तर्कशास्त्र के अध्ययन को। 67 नंबर क्वेश्चन से मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द दरस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई, जो अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है भाषण देना। ठीक है, डिलीवरिंग अ स्पीच। दरस का मतलब क्या था? प्रवचन करना, भाषण देना। ठीक है, मदरसा वह स्थान था जहाँ शिक्षण जो टीचर होता था वो लेक्चर देता था। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चे अध्ययन करते थे। 69 नंबर क्वेश्चन से महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर पड़ता है बेटा? प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषि पत्तन पर पहला उपदेश दिया था अपने, और अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
सबसे अधिक समय श्रावस्ती में रहे थे। 70 नंबर क्वेश्चन से भारत में ब्रिटिश शिक्षा का शिलालेख जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शिक्षा का शिलालेख 1854 का जो चार्टर एक्ट आया था, वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं उसी को। 1854 का वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव मानी जाती है 1854 का जो वुड डिस्पैच था। 71 नंबर क्वेश्चन से 1813, 71 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या करा है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1813 का आज्ञा पत्र में किस धारा के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धारा 43 के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 72 नंबर प्रश्न है, प्राच्यवादी शिक्षा किस भाषा के समर्थक, प्राच्यवादी जो विद्वान है वो किस भाषा के समर्थक थे? तो वो अरबी, फारसी, संस्कृत सभी भाषाओं के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 73 नंबर, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद पर राजा राम मोहन राय ने किस पक्ष का समर्थन किया था? तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही बताते हैं कि गणित और दर्शन का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा सही हो जाएगा और अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से, किस आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई थी? बताएंगे किस आज्ञा पत्र में। 74 नंबर, तो आज्ञा पत्र था 1833 का आज्ञा पत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक राशि की जो 1813 में जो एक राशि रुपए शिक्षा के लिए डिसाइड की गई थी, 1833 में 20 साल के बाद में आप देखेंगे उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया था। इसी एक्ट के बाद लॉर्ड मैकाले भारत आया था और शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव भी हुआ था। अगला क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जन शिक्षा की समिति के प्रथम चेयरमैन कौन बनाए गए थे? 75 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जन शिक्षा की समिति के प्रथम चेयरमैन कौन बनाए गए थे? तो मैकाले बनाए गए थे, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन शिक्षा समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपना प्रसिद्ध जो विवरण पत्र है मैकालेज मिनट जिसको कहते हैं 1835 में प्रस्तुत किया था। 76 नंबर क्वेश्चन से, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल के विधि सदस्य बन करके भारत में कब आए थे? तो वो 1834 में आए थे, 10 जून 1834। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? 77 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो? 77, 77 नंबर। मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 78 नंबर, मैकाले के विवरण पत्र में समाज के किस वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा देने का सुझाव दिया गया था? तो जो सभ्य समाज है, उच्च समाज है, उसी को दिया है। ठीक है, उच्च समाजों को अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी तो उसी से शिक्षा जो होगी वो नीचे वाले समाजों को चली जाएगी। इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गवर्नर जनरल द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति प्रदान की कब? 79 नंबर, गवर्नर जनरल के द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी कब? 7 मार्च 1835 को स्वीकृति प्राप्त की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 7 मार्च 1835 को एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग जो है वो खुल करके सामने आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के प्रणेता। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत अंग्रेजी में बोलते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, इसको दिया किसने था? लॉर्ड मैकाले ने दिया। लॉर्ड मैकाले इतना जो है भारतीयों से उतना ज़्यादा खफा रहता था, मतलब भारतीयों को बहुत ज़्यादा नीचे समझता था। वो कहता था कि जो भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं को शिक्षा दे दो और जो नीचे वर्ग के लोग हैं, आम जनता है, उन तक शिक्षा अपने आप छन छन करके पहुंच जाएगी। जैसे एक चलनी में आप देखेंगे ऊपर से बर्फ रख दे, फिर वो पिघलेगा तो नीचे वाली छन्नी में आएगा, फिर नीचे वाले से और पानी निकल करके साफ जाएगा। यानी आप देखते कभी कभी आप गेहूँ दाने वाली मशीन देखे हैं? उसमें देखते एक से गेहूँ निकलता है और एक और रहता है, उससे जो है क्या निकलता है? भूसा निकलता है। और एक आप देखते क्या निकलता है? एक से सरसों निकलती है। तो ऐसे नीचे गिरते गिरते जो होता है सब कुछ हो जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है मैग्ना कार्टा, बताएंगे।
81 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर का राइट आंसर। इक्यासी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता था, कहा जाता है किसको? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, किसको बेटा? तो वुड का डिस्पैच जो है, वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। 1854 में आया था ये, ठीक है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई थी। चार्ल्स वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, इसीलिए वुड डिस्पैच कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई कब? निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान प्रणाली ग्रांट इन एड सिस्टम की शुरुआत की गई थी वुड डिस्पैच से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, वुड डिस्पैच, ठीक है। 1854 में ने पहली बार यह सुझाव दिया कि जो निजी स्कूल सरकार की शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से हो सके। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 83 नंबर बताएंगे। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी, ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों में हुई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वुड डिस्पैच की सिफारिश पर ही हुई थी 1857 में भारत के 3 बड़े शहरों में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 84 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। चौरासी नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की संस्तुति की गई। सर्वप्रथम भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की जो स्थापना की गई थी उसकी संस्तुति की गई थी वुड डिस्पैच के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 के वुड डिस्पैच ने प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षण विभाग यानी डीपीआई की स्थापना करने का सुझाव दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधोगामी निस्यंदन के सिद्धांत का विरोध किया था? अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है? जिसको मैकाले ने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, फिर धीरे धीरे करके छोटे वर्ग को या गरीब वर्ग को, आम जनता तक धीरे धीरे करके शिक्षित भारतीय लोग हो जाएंगे। क्योंकि ये गंवार है तो इनको शिक्षा देने का कोई इन पर पैसा, फिजूल में पैसा ना खर्च करो। इसको ऐसा कर दो कि बड़े लोगों को शिक्षा दे दो, धीरे धीरे करके लोग भी सीख जाएंगे, ऐसा इसका सिद्धांत था। इसका विरोध जो है लॉर्ड मैकाले जो था इसका उसने लाया था, लेकिन इसका विरोध किया था किसने बेटा? हंटर कमीशन ने इसका जम करके विरोध किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए जो है एक वो आया था, आयोग आया था। सरकार को केवल उच्च वर्ग के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऐसा हंटर कमीशन ने कहा था, बल्कि जनसाधारण की शिक्षा की जिम्मेदारी सीधे लेनी चाहिए और उस पर खर्चा करना चाहिए। हंटर आयोग ने सीधे सीधे एकदम से लथेड़ दिया लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले इतना बेकार टाइप का व्यक्ति था, आपको मैं बता दूं कि ये भारतीयों को एकदम से निकृष्ट समझता था, पशु समझता था कि ये लोग कुछ नहीं जानते, एकदम से बेकार हैं। ये कहता था कि भारत ही नहीं बल्कि जितने भी ये अफ्रीका के देश हैं, जितने भी भारत के या इधर के देश हैं, दक्षिण के या दक्षिण पूरब के देश हैं, इन सभी के संपूर्ण ज्ञान को इकट्ठा कर लो और इंग्लैंड की या यूरोप की किसी भी एक लाइब्रेरी में घुस जाओ, वहां की किसी एक अच्छी पुस्तक को उठा लो लाइब्रेरी की, उस पुस्तक के बराबर भी इन सभी देशों का ज्ञान जो होगा वो उस पुस्तक के बराबर भी नहीं होगा। ऐसा बताता था कौन? ये मैकलवा, ठीक है। तो ये था लॉर्ड मैकाले। ऐसा ये लोग इतना ज्यादा खफा रहते थे, खुद ही सोचो, जबकि भारत ने ही लोगों को सिखाया कि क्या चीजें होती हैं। भारत के वेदों को अगर ये पढ़ लेता तो मूर्छित हो जाता, ये उतना ज्ञान इसके दिमाग में नहीं रह पाता, फट जाता इसका दिमाग। लेकिन ये जो है इस तरीके से भारतीयों के लिए शब्द मतलब कि ऐसा नियम बताता था कि भाई बड़े लोगों को केवल पढ़ा दो, कुछ लोग होता कि पैसा कम खर्च हो, सरकार का बंदा था ना, इसलिए। तो मैकाले को मैं बता दूं, अगर रामचरितमानस ही अकेले पढ़ लेते तो ये अर्थ ना बता पाते सही से कि रावण लिखा का है सही से, अतना ज्ञान में लिखा। एक ही पुस्तक में बता दी, रामचरितमानस के बराबर तू ले आओ साहित्य रख दियो, ओकरे बराबर ना आए। वेद के तो बतिए छोड़ दियो,
अकेले तुलसीदास काफी हैं। तो लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति रहा। इनका खूब जबरदस्त हंटर कमीशन कही ना 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 ये सब बिल्कुल इनके कहा सुना ना माना जी। ठीक है, सरकार से सिफारिश आएगा हंटर आयोग के। अगला 86 नंबर क्वेश्चन साहब का चुका है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आपको बता दूं बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है पश्चिम की बड़ी फेमस है, तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। बताओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, कब हुई थी? 23 सितंबर की डेट को। अगला क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 87 नंबर। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 1882 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन भी कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग को। ठीक है, इसकी नियुक्ति 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन के द्वारा सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। और विलियम हंटर ने कहा लॉर्ड मैकाले का विरोध करते हुए कि ऐसा नहीं है, ये जो है जो छनाई का सिद्धांत है गलत है, अच्छा नहीं है। सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बुरे थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 88 नंबर, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 88 नंबर बताएंगे। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर, ये थे भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय निकायों को सौंपने की संस्तुति की गई थी कब? 89 नंबर। तो हंटर आयोग के द्वारा की गई थी। हंटर आयोग के द्वारा, हंटर आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन और वित्त पोषण जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रत्येक जिले में मॉडल हाई स्कूल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? बताएं। प्रत्येक जिले में मॉडल हाई स्कूल की स्थापना का सुझाव जो दिया था किसने दिया था? प्रत्येक जिले में मॉडल हाई स्कूल की स्थापना का जो सुझाव दिया गया था बेटा, वो हंटर आयोग के द्वारा दिया गया था, हंटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, शिक्षा के विस्तार के लिए इस आयोग ने हर जिले में कम से कम एक सरकारी मॉडल स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। ठीक है, किसने? हंटर कमीशन ने। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न माध्यमिक शिक्षा के साहित्यिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा के साहित्यिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? फर्स्ट सजेस्टेड रिगार्डिंग द लिटरेचर एंड वोकेशनल करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज। आजकल आप वोकेशनल कोर्स पढ़ते हैं, व्यावसायिक कोर्स पढ़ते हैं, जो कि आपके नौकरी के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आपके कौशल के लिए जरूरी होता है, स्किल्स के लिए को करिकुलम कोर्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी और तमाम सारा मेजर माइनर पढ़ते ही हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के साहित्यिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव जो दिया था वो किस कमेटी ने दिया था बेटा? उस कमेटी का नाम है सैंडलर कमेटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडलर कमेटी। 1917 ईस्वी में सैंडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको आप कहते हैं सैंडलर कमीशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। तो उस मतलब इस कमीशन ने, सैंडलर कमीशन ने 1917 में सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक यानी कि जो है कॉमर्शियल यानी वोकेशनल कोर्स और तकनीकी शिक्षा यानी कि को करिकुलम टाइप की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज यूनिवर्सिटीज आप देखते मिलती ही है। 92 नंबर क्वेश्चन से, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 92 नंबर, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1917 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की गई थी, डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में। इस आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए, इसीलिए इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, सैंडलर आयोग भी कहते हैं। 1917 में इसका गठन किया गया था। 93 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? कलकत्ता भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में मुख्य रूप से 2 भारतीय सदस्य जो है इसमें शामिल थे। कौन कौन से? एक का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी जी और दूसरे का नाम था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। एक हिंदू और एक मुसलमान, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, इन दोनों को शामिल किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य के रूप में। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 94 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ ढाका में सर्वप्रथम शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई थी, किसके द्वारा, किस आयोग के द्वारा? तो ढाका में सर्वप्रथम शिक्षण और आवासीय
विश्वविद्यालय की यानी आवासीय मतलब कि जहाँ पर रह करके बच्चे पढ़े, हॉस्टल वगैरह भी हो। तो ढाका में सर्वप्रथम शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति दी गई थी, वो सैडलर कमीशन के द्वारा ही दी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोझ कम करने के लिए, चूंकि कलकत्ता उस समय पूर्वी और पश्चिमी बंगाल यानी बांग्लादेश और इनका पूर्वी पश्चिम बंगाल दोनों का जो है बोझा ढो रहा था, इसीलिए ढाका में एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की खोला जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था, ताकि जो है उधर के लोग उसमें पढ़ सकें। ठीक है। उस समय देश अपना बटा नहीं था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान सब भारत का ही हिस्सा था। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रत्येक प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की संस्तुति की गई थी। 95 नंबर। प्रत्येक प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की संस्तुति जो की गई थी, वो सैंडलर आयोग के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडलर कमीशन के द्वारा। माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए और इसके लिए अलग से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाया जाए, ऐसा बताया गया था। ठीक है, सैंडलर कमीशन के द्वारा। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्र विभाग खोलने का सुझाव दिया गया था, बताएं। 96 नंबर। विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्र डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विभाग खोलने का जो सुझाव दिया गया था, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, सैंडलर आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न है, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1916? 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे, उनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी जी। आशुतोष मुखर्जी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आप देखते हैं सैंडलर कमीशन में भी ये शामिल थे। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था उसमें भी एक सदस्य थे, महान शिक्षाविद थे, इसीलिए इनको शामिल किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाई मतलब कि आशुतोष मुखर्जी जी ने ही निभाई थी। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन से, पर्दा विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। पर्दा स्कूल्स, पर्दा विद्यालय खोलने का सुझाव इसको दिया था किसने? इसको भी सैंडलर कमीशन ने दिया, सैंडलर आयोग ने दिया था। ए आप सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों था? मुस्लिम महिलाओं और उन महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक रूप से बाहर निकल नहीं सकती हैं, उनके लिए पर्दा स्कूल खोलने की बात कही गई थी, ताकि ये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया सके। स्त्रियां जो घर में रहना बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनके लिए व्यवस्था। मुस्लिम शिक्षा जो खास करके जो मुंह ढक करके निकलती हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार से व्यवस्था की गई थी सैंडलर कमीशन के द्वारा, ताकि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके, वो भी पढ़ लिख सके। 99 नंबर क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 99 नंबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे पूछा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1921, बिल्कुल 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड में से एक माना जाता है इसको, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था कब किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था? 1948 में किया गया था। किसने किया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो किया गया था आज़ादी के बाद पहला भारतीय शिक्षा आयोग था ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 4 नवंबर की डेट को, डेट आ रही 4 नवंबर 1948 को गठित किया गया था, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इसने उच्च शिक्षा में सुधार के अनेक सुझाव भी दिए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देखा, और ये आप देख लीजिए, ये आपका जो है शिक्षा शास्त्र का आंसर की है, ठीक है। आंसर की है 2025 की, और मॉडल पेपर है 2026-27 का। ये बात ध्यान रखें। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, को करिकुलर मास्टर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, और सब कुछ आपको को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती हैं, अनिवार्य पेपर जो होता है, उसकी तैयारी इस चैनल पर खूब बेहतर तरीके से होती है, को करिकुलर मास्टर चैनल पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर तो आपने वीडियो देखा ही, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लेक्चर्स बहुत सारे मिलते रहते हैं। अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करने, हमारे कोर्स व्हाट्सएप कोर्स से जुड़ना है,
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है तो एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख के भी भेज दीजिएगा, ठीक है। और जैसे इतना लिख के भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर ही, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और लिखने वाला पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। लिखित पीडीएफ भी नोट भी मिलेगा। चाहे आपकी परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कॉलेज में आप देने जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। हिंदी भाषी प्रदेश जितने भी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस करें। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं, 60 रुपये खर्च होते हैं। 4 या 5 सब्जेक्ट की आपको सीरीज खरीदनी पड़ेगी, कम से कम कितना हो जाएगा को करिकुलर से लेकर के और आपका इन सभी का, तो आपका लग जाए कम से कम 300 रुपये खर्च हो जाएंगे। आप केवल 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर एक चीज़ और आपका फ़ायदा भी जो ऑफर चल रहा है, जो बच्चा सेकंड एंड थर्ड एक साथ फीस जमा करेगा, थर्ड का भी फीस जमा करेगा और सेकंड का, गुरुजी का बोला कि भाई कुछ बच्चे कहते गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपका मैं पूरा पीडीएफ पढ़ना चाहता हूँ, पूरा प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ, आपसे डायरेक्टली जुड़ना चाहता हूँ, तो ऐसे में आपसे कैसा है, तो आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करना चाहता है, वो उसका फीस कम कर दिया जाएगा। उसके लिए मात्र 150 रुपये फीस है, यानी कि 150 रुपये फीस में आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर मिलेगा और उसके बाद में जो अगला 6 महीने का थर्ड सेमेस्टर आएगा, पूरा थर्ड सेमेस्टर मिलेगा। यानी आप पूरा 2026 जनवरी तक आप उसमें जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपके लिए व्यवस्था की गई। तो जिनको भी जुड़ना है एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल जो है को करिकुलर मास्टर, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीए करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।